प्रिय छात्रों, आज आप लोगों से साहित्यिक कृतियों में किस प्रकार वैज्ञानिक खोज किया जाए, साहित्यिक कृतियों से किस प्रकार विज्ञान निकाला जाए, इस पर चर्चा करेंगे। कहा कि साहित्ये यदि विज्ञानम अन्वेष्टव्यम प्रतीयते तदा वैज्ञानिकम ज्ञानम कृत्वा शोधो विधीयताम। किसी साहित्यिक कृति में यदि विज्ञान के सूत्र प्राप्त होते हैं तब संबद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतों का सम्यक ज्ञान करके तब अन्वेषण करना चाहिए। कालिदास के साहित्य में यदि विज्ञान की खोज करना हो, जैसे रघुवंश के पहले सर्ग के 18वें श्लोक में लिखे हैं, प्रजानामेव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिम अग्रहीत सहस्र गुण मुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। कहा कि प्रजा के कल्याण के लिए वह राजा दिलीप उनसे कर ग्रहण करता था। जैसे सूर्य जैसे समुद्र से जितना जल ग्रहण करता है, वाष्प के रूप में उड़ाता है, उसे हजारों गुना करके पुनः धरती पर गिरा देता है। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। आकाशात वायोः अग्निः अग्नेः आपः अद्भ्यश्च पृथ्वी। यदि भारतीय दार्शनिक सिद्धांत तथा वृष्टि शास्त्र की दृष्टि से सूर्य के द्वारा जल हजारों गुना कैसे कर दिया जाता है, इसका अनुसंधान करना चाहिए। फिर महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में पुनः कहते हैं कि गर्भम दधत्य कर्मचरी चर्चयोस्मात् विवृद्धि मंत्रास्नुवते वसूनि अविंधनम ज्योतिरसौ बिभर्ति प्राहलादनम ज्योतिर्जन्यनेन। कहा कि सूर्य की किरणें समुद्र से गर्भ धारण करती हैं। वे यहाँ वे गर्भ धारण का उल्लेख करते हैं तथा मेघदूत में बादल का स्वरूप बतलाते हुए धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघः, पूर्व मेघदूत में कहा गया है कि मेघ धुआं, अग्नि, जल और वायु का सन्निपात है, यानी सम्मिलित रूप है। इस प्रकार बादल और वृष्टि की वैज्ञानिकता का प्रतिपादन कालिदास करते हैं। इसी प्रकार एक अन्य पद्य कुमार संभव का है। कहा कि क्रोधम प्रभो संहरेति यावद् गिरः खे मरुतां चरन्ति तावत् सवनिर्नभव नेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार। शिव से काम को जलाने के लिए आकाश से देवता पुकारते हैं कि वे क्रोध समाप्त कर दें, किंतु जब तक उनकी नेत्र ज्योति से वह जल जाता है। यहाँ प्रकाश की गति ध्वनि से तीव्र है। कालिदास के इस मत का परीक्षण भौतिक शास्त्र की दृष्टि से किया जा सकता है। यदि साहित्यिक कृतियों में वैज्ञानिक तथ्य अल्प मात्रा में उपलब्ध हैं तो शोध प्रबंध की सामग्री नहीं बन सकती। उन्हें शोध पत्रों में
सूचनात्मक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। प्रायः प्रयास यह करना चाहिए कि जिस शीर्षक से शोध प्रबंध लिखा जा चुका है उसके विषय से भिन्न विषय का चयन शोध के लिए करना चाहिए। शोध प्रबंधों की सूचना विशेष रूप से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की पत्रिका प्राचीन ज्योति में प्रकाशित होती है। इंटरनेट से भी किए गए शोध कार्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रायः शोध कार्यों की अधिकृत सूचना प्रत्येक विश्वविद्यालयों और आयोगों को भेजी जाती है, किंतु इनका इन संख्याओं में ठीक से संचयन नहीं किया जाता, अतः वे यहाँ जानकारी करना कठिन है। अतः वहाँ से उनकी जानकारी करना अत्यंत कठिन है। शोध की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात भी अपने विषय के अनुसंधान से विरक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपाधि मात्र से संतुष्ट होने पर कोई सम्मान प्राप्त नहीं होता। अध्ययन और शोध में निरंतर प्रवृत्ति बनाए रखना चाहिए। यह शोध उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के का निष्कारण धर्म होता है। इस संबंध में कहा गया है, अध्ययने च शोधे च प्रवृत्ति शाश्वती भवेत, अयम निष्कारणो धर्मः शोधोपाधि प्रतीयते। अब शोध सामग्री कहाँ से संग्रह की जाए, शोध सामग्री कहाँ प्राप्त होगी, इस पर हम विचार करते हैं कि शोध सामग्री दो प्रकार की होती है, एक अनिवार्य और एक सहायक। प्रथम शोध की मुख्य आधार है और दूसरी उसकी उपकारक। जैसे किसी काव्य ग्रंथ पर शोध करना हो तो वह अनिवार्य है काव्य शास्त्र और इतिहास आदि उसके सहायक हैं। मुद्रित अमुद्रित शिलालेख आदि के रूप में प्राप्त शोध सामग्री यथा योग्य रूप में उपयोग में लाई जाती है। उसमें कोई शिलालेख इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। एक शोध कार्य के लिए जो सामग्री सहायक होती है वही जब उसी पर शोध किया जाता है तो अनिवार्य हो जाती है। एक शोध कार्य के लिए जो सामग्री सहायक होती है वही जब उसी पर शोध कार्य किया जाता है तो अनिवार्य हो जाती है। प्रिय छात्रों, साहित्यिक शोध में सामग्री संग्रह की दो पद्धतियां हैं, एक है कार्ड सिस्टम और दूसरा नोट्स बना करके संग्रह करना। कार्ड सिस्टम में प्रत्येक अध्याय और उसके उपशीर्षकों को संग्रहित कर सामग्री कार्ड के रूप में रख लिया जाता है, पुनः विषय क्रम से संबद्ध करके उसका उपयोग किया जाता है। इसमें सुविधा यह रहती है कि जो कार्ड जिस अध्याय के लिए उपयोगी होता है उसे छांटकर एक साथ लगा लिया जाता है, उसका अध्याय के हिसाब से उपयोग किया जाता है। नोट्स या टिप्पणी पद्धति में रजिस्टर बनाकर प्रत्येक अध्याय के शीर्षक लिख लिए जाते हैं। रजिस्टर में सामग्री प्राप्त के अनुपात में पृष्ठ सादे रखे जाते हैं। जिस अध्याय के लिए जो सामग्री उपयोगी होती है उसे वहां लिख लिया जाता है। यदि सामग्री का संग्रह किसी शोध पत्र, शोध प्रबंध या ग्रंथ के उद्धृतांशों से किया जाता है तब बहुत आवश्यक है कि उसे मूल ग्रंथ में देखकर सत्यापित कर लिया जाए। जैसे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह रामायण के नाम से कहीं कहीं उद्धृत है किंतु रामायण में है नहीं।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह रामायण के नाम से कहीं कहीं उद्धृत है, किंतु यह रामायण में नहीं है। यदि शोध प्रबंधेभ्यः सामग्री संग्रह कृतः स्वतोपि मूलतत्त्वस्य सत्यत्वं पुष्यतां ध्रुवम्। अब प्रबंध प्रणयन पर विमर्श प्रारंभ होता है कि शोध प्रबंध के शीर्षक यानी विषय में कोई समस्या आवश्यक चिन्हित होनी चाहिए, यथासंभव शीर्षक को संक्षिप्त करना चाहिए। यदि ऐसा होना चाहिए कि शोध्य वस्तु स्पष्ट रूप हो। कहा कि प्रबंध शीर्षके काचित समस्या चिन्हिता भवेत, संक्षिप्तं शीर्षकं कुर्यात् शोध्यवस्त्ववबोधकम्। कहा शोध प्रबंध के शीर्षक या विषय में कोई समस्या अवश्य चिन्हित होनी चाहिए, यथासंभव शीर्षक को संक्षिप्त करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि शोध्य वस्तु स्पष्ट हो। फिर कहे कि शोध प्रबंध के 3 प्रमुख भाग हैं। शोध प्रबंध के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, पूर्वानुबंध, मध्यानुबंध और पश्चानुबंध। यहाँ पूर्वानुबंध में प्रथम प्राक्कथन लिखा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति विद्वान की प्रशंसा या निंदा का विज्ञापन नहीं करना चाहिए। पूर्वानुबंध में विषय सूची लिखनी चाहिए, जिसमें अध्यायों और उपखंडों की पृष्ठ संख्या भी देनी चाहिए। पुनः संदर्भ ग्रंथों की संकेत सूची देनी चाहिए। यह सूची उसी तरह की होनी चाहिए जैसा कि ग्रंथादि का संक्षिप्त संकेत शोध प्रबंध में किया गया है। जैसे रघु संकेत है और पूरा नाम है रघुवंश महाकाव्य। श्रीमद् लिख करके 0 बना दें, संकेत है और पूरा नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस तरह का संकेत होता है। मध्यानुबंध शोधक प्रबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। इसमें प्रत्येक अध्यायों में शोध वस्तु का सम्यक विवेचन किया जाता है। इसके प्रत्येक प्रघट्टक को सप्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। संदर्भों में ग्रंथादि के संकेत की दृष्टि से यदि बिना व्यवधान के एक ही ग्रंथ दोबारा उद्धृत किया गया है, तब तवैव या तथैव अथवा वहीं संकेत भी किया जा सकता है, किंतु यहाँ भी पृष्ठ संख्या आदि देना अनिवार्य होता है कि किस ग्रंथ के किस पृष्ठ का वह है संदर्भ। अकारादि क्रम से ग्रंथों के नाम व्यवस्थित करने चाहिए। पहले ग्रंथ, तब ग्रंथकार, फिर वर्ष और प्रकाशक का उल्लेख करना चाहिए। इस संदर्भ में कहा गया है कि वर्णानुक्रम अनुरूपेण ग्रंथानां स्याद्व्यवस्थितिः, ग्रंथकारस्ततः स्थानं ततो वर्षं च लिख्यताम्। इसके बाद कहते हैं पश्यबंधे तु बंधस्य संदर्भ ग्रंथ सूचिकां, पारिभाषिक शब्दानां महतां नाम संग्रह। कहा कि पश्चानुबंध में यदि अपेक्षित है तो परिशिष्ट ग्रंथ सूची, पारिभाषिक शब्दों की सूची अर्थ सहित और विशिष्ट आचार्यों
ग्रंथों की आचार्यों ग्रंथों की सूची जिस पृष्ठ में उसका उपयोग किया गया है उस पृष्ठ संख्या को देना अनिवार्य है। प्रस्तावना शोध प्रबंध के पूर्वानुबंध में रखी जाती है, किंतु उसका लेखन शोध प्रबंध पूर्ण कर लेने के बाद होता है। प्रिय छात्रों, क्योंकि प्रस्तावना में शोध प्रबंध में कहाँ क्या लिखा हुआ है, वह किस प्रकार है, इसका संक्षेप में संकेत करना आवश्यक है। शोध प्रबंध को दो बार लिखना चाहिए, जिससे उसकी त्रुटि का परिमार्जन किया जा सके। पुनरुक्ति, अनपेक्षित अंश निकालना तथा आवश्यक अंश यदि छूट गया है उसका संयोजन करना दोबारा लिखने में ही संभव हो सकता है। मूल से हटकर या अनपेक्षित नहीं लिखा जा रहा है। का नामूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षितम उच्यते अभ्युक्तिर्मल्लिनाथस्य शिरोधार्यस्तु लेखकैः। का मूल से हटकर या अनपेक्षित नहीं लिखा जा रहा है। रघुवंशादि के टीकाकार मल्लिनाथ की इस अभ्युक्ति को आदर्श मानकर उसे शिरोधार्य करते हुए शोध प्रबंध का लेखन करना चाहिए। शोध प्रबंध के एक एक अक्षर को ठीक ठीक देखना चाहिए, जिससे अंश और अंश न हो जाए, रक्षतु कहीं भक्षतु न हो जाए। अंश कंस को कहते हैं और अंश का अर्थ है भाग, टुकड़ा। रक्षतु का अर्थ है रक्षा करें, भक्षतु का अर्थ है खा जाएं। अगर इस तरह से उसमें त्रुटि हम नहीं देखेंगे तो शोध प्रबंध हमारा उत्तम नहीं होगा। शेष अगली कक्षा में आपको बताया जाएगा।